क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए के बारे में, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में, उसका स्ट्रक्चर देखा हमने, सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में, राइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। आरएनए कितने प्रकार का होता है, तो आरएनए फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर आरएनए 4 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए और हेरिडिटी आरएनए। सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं गारंटी के साथ कहने वाला हूं कि आज अगर आप इस वीडियो में आरएनए को पढ़ लेते हैं तो हमेशा और हमेशा आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब याद कैसे रहेंगी? देखो, याद रहने की चीज़ें, देखो हमारा जो माइंड होता है वो कैसे चीज़ों को याद करता है, या तो वो चीज़ें रिपीटेड हो रही हों, है ना। रिपीटेड इन द सेंस कि डेली हो रही हों वो चीज़, डेली डेली डेली। अब डेली कोई चीज़ करोगे तो याद तो हो ही जाएगी ना। डेली आप जाते हो अपनी बाइक में, ऐसे चाबी लेते हो, बिना देखे बाइक पे चाबी ऐसे लगा देते हो, स्टार्ट कर तो चल देते हो। लेकिन नई बाइक दे दूं तो ऐसे ढूंढोगे भाई लगाना कहाँ है चाबी। या तो रिपीटेड हो, या तो वो इतनी अच्छे तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए, आपको याद हो जाए, या फिर वो इमेज के फॉर्म में, तो इमेज भी रहेगा, इतना अच्छा तरीका भी रहेगा याद कराने का, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, है ना। चलिए इस वीडियो को फिर शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए। आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है। हमने बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, हमने दो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात की। फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए एंड सेकेंड इज आरएनए। अगेन, फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड सेकेंड आरएनए। तो आरएनए क्या होता है इसके बारे में सबसे पहली बात, आरएनए का फुल फॉर्म देखेंगे हम। इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या था? तो डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड था, है ना। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन से न्यूक्लिक एसिड, समझना ये न्यूक्लिक एसिड है। ये एक चीज बिल्कुल सिंपल समझना कि ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कभी सोचो किसमें का बनता है, कैसे बनता है न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बनते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड के, है ना, मेड अप। तो यहां पे किस न्यूक्लिक एसिड की बात हो रही है? आरएनए की। तो आरएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। इस न्यूक्लियोटाइड में होता क्या क्या है? तो भैया इस न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ तीन चीजें होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट होती है पेंटोज सुगर, लिखते चलो इसको, पेंटोज सुगर, पेंटोज शर्करा। दूसरी होती है नाइट्रोजन बेस, है ना, नाइट्रोजनी समाचार, हिंदी से भी लिख लो। एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, PO4, है ना, फॉस्फेट ग्रुप। इसको बोलते हैं हिंदी में फॉस्फेट समूह। मेनली थ्री चीजों से, है ना, थ्री कंपोनेंट से ही आपका न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? डीएनए हो या आरएनए हो। जो पेंटोज शुगर होती है, इन्हीं तीनों चीज से डीएनए भी बन जाता है, इन्हीं तीनों चीज से आरएनए भी बन जाता है। लेकिन पेंटोज शुगर के कई प्रकार होते हैं, नाइट्रोजनी बेस कई प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। डीएनए में जैसे पेंटोज शुगर जो होती है वो होती है डीऑक्सी शुगर, है ना, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। लेकिन इसमें कौन सी शुगर होती है? इसमें केवल जो शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर। इसका एग्जाम्पल देखना हो, वो इमेज देखना हो, देख लो। देखो इसका इमेज कैसा होता है। यहां पे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, है ना, CH2OH।
एच हो गया, यहाँ पर ओ एच होगा, यहाँ पर ओ एच होगा, यहाँ पर एच होगा, यहाँ पर भी एच होगा, यहाँ पर एच, यहाँ पर सी एच टू ओ एच, यहाँ पर क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पर पेंटोज शुगर जुड़ेगा। लेकिन यदि हम यही डीऑक्सीराइबोस शुगर का इमेज देखें तो इमेज सेम रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर OH है ना, OH ना होकर के सिर्फ H रहता है, किसमें, DNA में, लेकिन RNA में दोनों में OH रहता है। ठीक है, इतना समझने वाली बात है। ठीक, और मुझे उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि इतना तो आप बुद्धिमान है ही हो यार। पागल लोग होते हैं लेकिन इतने पागल नहीं होते हैं, है ना, कि बहुत ही पागल हो जाए। आप लोग सच में बहुत बुद्धिमान लोग हो, है ना, इतना समझ गए। नाइट्रोजिनस बेस हमने देखा दो प्रकार के, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरीमिडीन, है ना। प्यूरिन में क्या होता है, तो प्यूरिन जो होता है उसके अंदर होता है एडिनिन, हिंदी से लिख लो इसको, और गुआनिन, सेम है ना। जो पायरीमिडीन में तीन होते हैं, तीन कौन कौन से, थाइमीन, फिर साइटोसिन, फिर यूरेसिल। लेकिन अब मैं पूछूं कि बताओ आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, तो आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो होता है एडेनिन, जो कि जुड़ता है किससे, यूरेसिल से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और पाया जाता है ग्वानिन, जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से। बस, यानी कि आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, याद रखना। क्या होता है कि आरएनए में क्या होता है कि आरएनए में थाइमीन नहीं पाया जाता, क्वेश्चन बनता है, तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, और डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमीन पाया जाता है ना। डीएनए में यूरेसिल भी नहीं पाया जाता है, बताया था ना पिछली वाली क्लास में, है ना। अब आता है फॉस्फेट ग्रुप। अब हमने देख लिया ये न्यूक्लियोटाइड है, आरएनए है। हम एक बात ये भी जानते हैं कि आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ नहीं कहते हैं, है ना। आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ नहीं कहते क्योंकि आरएनए क्या होता है, आरएनए विघटित होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। लेकिन डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, लेकिन कुछ जीवों में आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। क्या करता है, आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। आरएनए को बोल सकते हैं, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन होती है। सिंगल स्टैंडर्ड, एक रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है आरएनए, है ना। हमने देखा डीएनए लाइक ऐसा बना होता है, ये देखिए, लेकिन आरएनए बस ऐसा स्ट्रक्चर ही कहलाएगा आरएनए। क्लियर है, बताइए। तो डीएनए आरएनए कैसा होता है, आरएनए मेनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है ना, एक रज्जुकी होता है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन हैं, क्या है, तो कुछ इसके एक्सेप्शन है, कुछ इसके अपवाद हैं। जैसे कुछ विषाणुओं में, है ना, डुअल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। लिख लो नीचे अपवाद, कि कुछ विषाणुओं में डुअल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, और ये वायोवायराइड रायोवायराइड फैमिली के मेंबर होते हैं। वो वायरस कौन कौन से होते हैं, पहला वायरस है MS2 वायरस, कौन सा, MS2 वायरस, दूसरा ब्लूटंग वायरस, नाम लिख लो, MS2 वायरस एंड ब्लूटंग वायरस। आगे देखें, बताइए, मिटा दे इसको। अब इसका इमेज देखते कैसे आरएनए का निर्माण होता है। ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, क्या है, आरएनए आपका ऐसा कुछ दिखता है। अब इमेज देखते कैसे इमेज बनता है इसका। हमको पता है सिंगल स्टैंडर्ड है, यानी कि फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस शुगर नाइट्रोजिनस बेस, फिर फॉस्फेट प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, फॉस्फेट प्लस शुगर, है ना, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। ये सिंगल स्टैंड है।
अगर इसी के सेम नाइट्रोजिनस बेस इधर जोड़ दें और इधर भी फॉस्फेट और शुगर कर दें तो क्या हो जाएगा, डीएनए का निर्माण होने लगेगा। लेकिन आरएनए है तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो सबसे पहले हम शुगर को बनाएंगे। शुगर का इमेज बनाओ, कैसा होता है शुगर, अभी बनाया मैंने, ये देखो। तो यहां पर पहले कार्बन पर क्या जुड़ा, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा। नाइट्रोजिनस बेस हम लोग मान लेते हैं यूरैसिल जुड़ा। कौन सा नाइट्रोजिनस बेस, यूरैसिल जुड़ा। इसके बाद यहां पर भी OH होगा क्योंकि ये आरएनए का शुगर है, राइबोस शुगर है। यहां पर OH, यहां पर CH2OH होता है। क्या होता है यहां पर होता है CH2OH। फिर देखो ये PO4 ऊपर वाले OH से क्रिया करेगा तो OH हट जाएगा और यहाँ पर बचेगा O, फिर बचेगा P, डबल बॉन्ड O यहाँ पर O, है ना। ये फॉस्फेट ग्रुप इससे जुड़ा, किससे, शुगर से। अब तीसरे कार्बन पर फिर नीचे फॉस्फेट ग्रुप एक नई शर्करा को जोड़ेगा, 1 2 3 OH। अब क्या बच जाएगा, OH बनेगा O से बनेगा, P से बनेगा O, डबल बॉन्ड O माइनस, है ना। अब दूसरा शुगर बनेगा यहाँ पर, ये देखो नाइट्रोजनस बेस फिर जोड़ दो, यहाँ पर एडनिन जोड़ दो, ग्वानिन जोड़ दो, यहाँ पर ग्वानिन, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा O, यहाँ पर CH2 क्योंकि OH से क्रिया हो गई, ये एक सिंगल बॉन्ड, बस ये एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, फिर 1 2 3, फिर इससे फिर PO4 को जोड़ दो, यानी कि जुड़ता जाएगा ना भैया, बताओ, जुड़ता ही तो जाता है। यहाँ पर फिर जोड़ दो, जैसे जोड़ दिया आपने एडनिन को जोड़ा, H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या होगा CH2 सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 तीन नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, यूरैसिल, ग्वानिन और एडनिन, है ना। यहाँ पर क्या जोड़ा हमने, यूरैसिल, फिर ग्वानिन, फिर एडेनिन, ये चेन बनती गई, है ना। इसकी वैसी चेन कैसे होगी, यूरैसिल, ग्वानिन, एडेनिन, बस ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर ऐसे करके बन जाएगा। बताइए इसमें क्या कठिन है। ये है आरएनए, है ना। ये जो इसका बैकबोन है ना, क्या है इसका जो बैकबोन है वो किससे मिलकर के बना होता है, वो शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर के बनता है इसका बैकबोन। एंड इस बैकबोन के आगे होता है यूरैसिल, ग्वानिन, एडेनिन, ये हुआ आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो भैया बोलोगे, भैया आपने फिर ये क्यों बताया, एडेनिन डबल बॉन्ड से यूरैसिल से जुड़ता है, ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन जुड़ता है, यही आरएनए बड़ा हुआ। ये ऐसे एक चक्का घूम गया, कैसे घूमा, ऐसे घूम गया। ये जब ये ऐसे घूमा तो यहां पर ये स्टैंडर्ड बनाने लगा, हाँ, ये अंदर वाले 3 स्टैंडर्ड बन गए। इधर हो गया यूरैसिल, इधर है ग्वानिन, इधर है साइटोसिन। अब ये जो यूरैसिल है इससे किससे जुड़ेगा, ये यूरैसिल डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन से जुड़ेगा, जुड़ गया। फिर ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा, जुड़ गया। साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन से जुड़ेगा, जुड़ गया। यहां पर भी है आपका ग्वानिन, यूरैसिल, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरैसिल, ऐसे करके ये चेन बनती गई। ऐसा हुआ आरएनए। क्लियर है, बताइए। ये शुगर है, शुगर कई बार बनाओगे याद हो जाएगा। मुझे भी याद नहीं हो रहा था, मैं जब 11th में पढ़ता तो मुझे नहीं याद था ये सारी चीज़ें, मतलब याद थी उस हद तक नहीं याद थी कि मैं बिना देखे इमेज बना दूं। लेकिन आज बिना देखे इमेज क्यों बना दे रहा हूँ, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस कर लिया हूँ भाई, इतनी प्रैक्टिस कर लिया हूँ तो वो हो गया है। देखो कभी भी तुम्हें कोई भी चीज़ याद करनी हो ना तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, उसकी प्रैक्टिस कर लो या फिर उसको इमेज के फॉर्म में देख लो, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो इमेज के फॉर्म में देखी हुई चीज़ों को जल्दी याद कर लेता है, समझ जाता है ना। जैसे सपोज दैट मैंने आपको बोला ताजमहल, तो आपके दिमाग में इमेज आया, वो सिर्फ बड़ा सा ताजमहल, 4 पिलर, बगल में नदी बह रही है, ढेर सारे लोग हैं, बीच में पानी वाले फवारे लगे हैं, वो सारा कुछ दिखने लगा ताजमहल बोलने के साथ ही। आपने ये नहीं देखा कि ताजमहल मैंने बोला तो दिखा ता, बड़ा ता, फिर जा, फिर माँ,
हाल, ये नहीं देखे आप। मैंने बोला ताजमहल, आपने सीधे ताजमहल को देख लिया। तो हमारा माइंड जिस तरह काम करता है उसको वैसे ही उस डायरेक्शन पर उसको लिया जाता है, तभी आप आगे जाओगे, ये याद रखना है ना। क्योंकि माइंड को समझना, देखो जैसा आपका मस्तिष्क यानी कि मन है ना सोचता है, वैसे ही आपकी शरीर बनती है। जैसे कभी देखो सपने, सपने रात में आते हैं आपको, आते हैं सपने, मन में होते हैं, दिमाग में चलते हैं। आप देख रहे हो आपके पीछे भूत दौड़ा लिया, अब आप भाग रहे हो भाई, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, आपका बॉडी रियल में भागा जा रहा है। लेटे हो, आपका बॉडी चल रही है, हार्ट हार्ट बीट बिल्कुल, हार्ट धक 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 खून सप्लाई कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद भूत आपको इसे पकड़ा, घम, आपकी आंखें खुली, ऐसे सांस लेने लगे, दिल आपको धक 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 कर रहा है। जैसा आपका मन सोचता है वैसे आपकी बॉडी बन जाती है। तो इसलिए कहते हैं ना, अच्छा सोचो, सही सोचो, है ना। थॉट्स को मतलब अनदर थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो। और कभी ऐसा देखो कि आपकी, जैसे आपका बॉडी, जैसे आप दौड़ रहे हो, है ना, खूब दौड़ रहे हो, खूब दौड़ रहे हो, पसीना निकल रहा है, जिम कर रहे हो, देखो एक अलग सी खुशी मिलती है अंदर से। इसलिए शरीर और मन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को ठीक करके चलना होता है, तब सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, सही तरीके से आप काम कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक चीज़ और पढ़ते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ी सी क्रियाएं हैं, उनको समझना होता है बस। जैसे अनुवांशिक लक्षण है, अनुवांशिक लक्षण माता से पिता, माता और पिता का अनुवांशिक लक्षण बच्चे में जाते हैं किसके द्वारा, डीएनए के द्वारा जाता है। डीएनए तो चला गया, लेकिन डीएनए को नष्ट हो जाना चाहिए ना, फिर भी डीएनए बचा रहता है, फिर उसके आगे चला जाता है वो डीएनए। ये कैसे होता है, कुछ ना कुछ खेल है। क्योंकि डीएनए गया तो डीएनए से ही शरीर का निर्माण हो जाना चाहिए। हाँ, डीएनए शरीर का निर्माण होता है, तो डीएनए को नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन नष्ट नहीं होता है। कैसे, इसी को समझते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, CDMB। इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमारे पास है डीएनए, ये स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर अनुवांशिक लक्षण है। इस डीएनए से एक शरीर का निर्माण होने वाला है। यदि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है ना, समझना, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिल्कुल सिंपल है और अक्सर यहां से सवाल पूछे जाते हैं। यदि इसी डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, प्रतिलिपि हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे वाटसन और क्रिक ने अपना नियम दिया था, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो डीएनए से डीएनए का निर्माण हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन, है ना, स्वतः द्विगुणन होना, है ना। यहां पर एक एंजाइम वर्क करता है, याद रखोगे, इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करता है, जो डीएनए से डीएनए की फोटोकॉपी बना देता है। क्या बना देता है, फोटोकॉपी बना देता है। अब पूछोगे बनाएगा कब, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन, तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के समय ये जो डीएनए होता है ये रेप्लिकेट हो जाता है। क्योंकि हमें पता है एक सेल है, इसका केंद्रक है, यहाँ पे डीएनए है। अब यही सेल दो सेल बनेगी, दो केंद्रक बनेंगे, तो इस डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ेगा। डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, स्वतः द्विगुणन की। तो एक डीएनए यहाँ पे आ गया, एक डीएनए यहाँ पे आ गया, फिर ये डीएनए आगे बढ़ेगा तो डीएनए बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखिए डीएनए तो हमने देख लिया कि भैया जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। अब डीएनए से यदि आरएनए का निर्माण होता है, जैसे डीएनए है, उसने सूचना दे दिया भाई आरएनए इधर आ जा, ये काम करा तू। जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है तो उस क्रिया को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन।
अनुलेखन। यानी कि देखो, ये कोशिका है, ये केंद्रक है, केंद्रक बहुत बड़ा बना दिया, ये केंद्रिका है, यहाँ पर ये डीएनए है। अब ये डीएनए यहाँ पर कोशिका द्रव्य में तो आएगा नहीं काम करवाने, है ना। कोशिका द्रव्य में आ जाए डीएनए निकल के कि ये भाई चल काम कर राइबोसोम वाइबोसोम के पास, यहाँ पर जैसे है राइबोसोम, तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए वहां से ट्रांसलेशन के थ्रू एक एक आरएनए बना देगा, है ना। आरएनए 4 प्रकार के होते हैं, वो एक बनाएगा एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या करेगा, वहीं से केंद्रक से निकल के बाहर आएगा, और बाहर निकल के आने के बाद राइबोसोम को ढूंढे, कहाँ है राइबोसोम, कहाँ है राइबोसोम, मिला, उसको बोला है भाई देख ऐसी सूचना मैं लाया हूं, अब ऐसा ही तू प्रोटीन बनाना शुरू कर दे। राइबोसोम बोला अच्छा ठीक, कॉपी करके बनाना शुरू करने लगता है, प्रोटीन बनने लगती है। ऐसे बनती है भाई प्रोटीन। डीएनए खुद नहीं आता है, एमआरएनए बना देता है। तो ये जो क्रिया होती है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। इसको अनुलिपीकरण के नाम से भी जानते हैं, है ना, अनुलिपीकरण। सेंट्रल डोग्मा समझना बहुत जरूरी है। डीएनए से आरएनए बनता है तो एक एंजाइम लगता है, इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, फिर ये आरएनए क्या करता है, फिर ये आरएनए राइबोसोम के पास जाकर के बोलता है कि भैया प्रोटीन बना दे। क्या बना दे, प्रोटीन बना दे। तो ये आरएनए जब प्रोटीन बनाने के पास जाता है तो उस क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन, बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अनुवाहन, है ना। ये डीएनए था, ये आरएनए बना, और ये आरएनए राइबोसोम के पास जा करके प्रोटीन बनाने लगा, ये बन गई प्रोटीन। धीरे 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 अलग प्रकार के, यानी कि देखो हमारे शरीर में कितने प्रकार की प्रोटीन होती हैं, बहुत ढेर सारी प्रकार की, बहुत ढेर सारे अमीनो एसिड होते हैं। कभी कोई कुछ बना रहा है, कोई कहाँ रिपेयर कर रहा है, कोई कहाँ रिपेयर कर रहा है। जैसे समझ लो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग में हमेशा कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम लगा रहता है, हमेशा वर्कर दौड़ते रहते हैं ये सामान लेके वो सामान लेके। तो हमारी बॉडी भी बड़ी सी बिल्डिंग है, और वर्कर दौड़ रहे हैं, कभी ये सामान लेके, कभी वहां बना रहा है, कभी तुम्हें यहाँ लग गया, कभी तुमने नाखून चिड़ दिया, कभी तुमको कोई यहाँ पे चाटा मार दिया तो उसकी अंगूठी लग गई, खून निकलने लगा, वहां पे सब सैनिक पहुंच गए रिपेयर करने, भाई यहाँ पे रिपेयर कर दो इसका। जैसे मेरा छोटा वाला भाई जो रुद्र है, उसने मेरे मोबाइल फेंक के मार दिया था आँख में, है ना। ऐसे गुस्सा हो गया तो ऐसे फेंक दिया था मेरे ऊपर, फेंका दूसरी तरफ, लेकिन मैं बैठा था वो मेरे आँख में लग गया, आँख में लग गई, खून निकलने लगा, यहाँ पे निशान पड़ गया। निशान पड़ा, सब लोग देखे, कोशिका में जितने भी लोग थे सैनिक लोग देखे, वही भैया के लग गए यहाँ पे, भागते भागते आए आँख में, तुरंत रिपेयरिंग शुरू किए, जोड़ना गांठना बन गया। इस तरह एमआरएनए कई प्रकार के होते हैं, है ना, ये चीज़ याद रखना। फिर ये एमआरएनए से सूचना मिली, राइबोसोम प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, ये क्रिया कहलाई ट्रांसक्रिप्शन, ये क्रिया कहलाई अनुवाहन। बस, यानी कि इसमें क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये बताया जाता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, है ना। ये सिंगल डायरेक्शनल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो फ्लो करता है, वो बहता है सिर्फ एक डायरेक्शन पे। ऐसा नहीं है कि आरएनए फिर डीएनए बन जाए, ऐसा बन जाए, नहीं। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ वन डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो ये सेंट्रल डोग्मा हुआ, समझ गए, डीएनए से आरएनए बन रहा है। अब आरएनए कितने प्रकार का है हम लोग ये समझते हैं, हटें इसको मिटा दें। अब हम लोग देखेंगे आरएनए के प्रकार। तो देखिए, कार्य के आधार पर आरएनए 4 प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले आरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एम स्मॉल से फिर आरएनए, एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए। दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको बोलते हैं आरएनए। एंड थर्ड इज ट्रांसफर आरएनए,
RNA. And fourth is हेरिडिटरी RNA, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आनुवांशिक RNA, ठीक है। ये हेरिडिटरी RNA, मैसेंजर, राइबोसोमल ट्रांसफर, ये होते हैं RNA। देखो DNA से मैसेंजर RNA को मैसेज मिलता है, सेंट्रल डोग्मा पढ़ लिए, DNA से RNA बनता है, DNA से मैसेंजर RNA को मैसेज मिलता है, फिर ये मैसेंजर RNA ट्रांसफर कर देता है किसको, tRNA को, tRNA ट्रांसफर होता है और फिर वो जाता है rRNA के पास, राइबोसोमल RNA के पास प्रोटीन बनाने, है ना, ऐसे कुछ इसका फंक्शन होता है। तो अब पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे मैसेंजर RNA, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, राइबोसोमल RNA इसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे ट्रांसफर RNA, फिर हेरिडिटी RNA, फिर हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड खत्म होगा। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं मैसेंजर RNA के बारे में। सबसे पहले mRNA के बारे में, किसके बारे में, mRNA, मैसेंजर RNA। हमें पता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा DNA में जो है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, उसके बाद mRNA का निर्माण होता है। तो हमने देखा एक mRNA बन गया, है ना, लाइक ये देखो, ये एक mRNA बन गया। तो देखो mRNA को हम लोग मैसेंजर RNA बोलते हैं, इसको संदेश वाहक RNA बोलते हैं, संदेश को ही ले जाता है। तो mRNA जब DNA से क्या होता है, DNA से तुरंत बना mRNA, है ना, मैसेंजर RNA। जब DNA से mRNA बनता है तो उसको प्रिकॉर्सर RNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको प्रिकॉर्सर RNA बोलते हैं। और प्रिकॉर्सर RNA में होता क्या है, तो प्रिकॉर्सर RNA में दो चीजें होती हैं, पहला होता है एक्सॉन, दूसरा होता है इंट्रॉन। फिर इधर एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, है ना, इंट्रॉन है, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन है ना, इसको बोलते हैं प्रिकर्सर RNA, है ना। अब देखो प्रिकॉर्सर RNA में जो एक्सॉन होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, और जो इंट्रॉन होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। तब देखो अब इंट्रॉन्स को हटाना होगा, क्योंकि इंट्रॉन्स तो प्रोटीन बनाता ही नहीं है, तो इंट्रॉन्स को हटाने के लिए क्रिया होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, जो स्प्लाइसिंग की क्रिया होती है, स्प्लाइसिंग में ही होता है, इंट्रॉन्स हट जाते हैं तो फिर RNA में क्या बचता है, तो RNA में बचता है इंट्रॉन्स। ये देखो इंट्रॉन्स, 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 इंट्रॉन्स। अब ये जो RNA है ये रेडी है प्रोटीन बनाने के लिए। क्या है, ये रेडी है प्रोटीन बनाने के लिए। यहाँ पे दो चीजें समझना होगा, ये है कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन, अभी से यहाँ पे समझ लो। देखो एक होता है कोडॉन, एक होता है एंटी कोडॉन। अगर तुम कोडॉन को समझ गए तो एंटी कोडॉन को तुम आसानी से समझ जाओगे, है ना। हमें पता है कि जो ये ऐसे RNA है, इस RNA में कहीं पर देखो A है, U है, C, U, G, C, A, U ऐसे है, ढेर सारे हैं। तो कोडॉन क्या होता है, जैसे हमने देखा जीन, जीन जानते हैं, जीन जोड़े में होता है हमेशा। कोडॉन कैसा होता है, तो कोडॉन 3 जोड़े में होता है, मतलब तीन चीजें मिल करके कोडॉन बनाती है। जैसे कोडॉन क्या होता है, कोडॉन हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है, किसके, ट्रिपलेट के फॉर्म में, जैसे एडेनिन, फिर यूरेसिल और ग्वानिन, ये तीनों चीज मिल करके बना लिए कोडॉन। तो ये किसी एक अमीनो अम्ल को कोड कर रहे हैं, है ना, एक अमीनो एसिड के लिए, है ना, एक अमीनो एसिड के लिए। जैसे आपका स्कूल है, आपकी कोचिंग है, वहां पर कोई एक नया टीचर आया बायोलॉजी का, कोई दूसरा नया टीचर बायोलॉजी का आया, तीसरा कोई बायोलॉजी का नया टीचर आया, तो तीनों टीचर क्या है, तीनों टीचर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी ही पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी की शिक्षा आगे दे रहे हैं, तो मतलब बायोलॉजी को कोड कर रहे हैं। तो इसी तरह ये AUG जैसे है, ये किसी, जैसे मैथियोनिन हो गया, है ना,
वायलिन हो गया, उसको कोड कर रहे हैं, ऐसा अमीनो अम्ल बनेगा। एंटी कोड क्या होते हैं? एंटी कोडॉन पाया जाता है बेसिकली टीआरएनए के अंदर। एंटी मतलब इसका उल्टा, एडनिन है, आरएनए में हमें पता है एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरैसिल पाया जाता है। एडनिन यूरैसिल के साथ जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन के साथ। तो एडनिन है, एंटीकोडॉन बनाओ, किससे जुड़ेगा? यूरैसिल से। यूरैसिल है, किससे जुड़ेगा? एडनिन से। गुआनिन है, किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। तो ये हुआ इसका एंटीकोडॉन। समझ गया? कोडॉन क्या होता है, एंटीकोडॉन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो ये है कोडॉन और ये है इसका एंटीकोडॉन। तो मेनली हमें ये समझना है एमआरएनए में दो स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स। व्हाट इज एक्सॉन? तो एक्सॉन वो होता है जो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के निर्माण में भाग लेता है, प्रोटीन को बनाता है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। एंड जो प्रोटीन को नहीं बनाता है उसको बोलते हैं एंट्रॉन्स। अब इसमें लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि यह केंद्रक में उपस्थित डीएनए के अनुलिपीकरण से बनता है ना। यह कैसे बनता है? यह केंद्रक में उपस्थित डीएनए के, है ना, अनुलिपीकरण द्वारा बनता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, बनता है। आरएनए का निर्माण कैसे होता है? ये तो होता तो है केंद्रक में, लेकिन फिर ये केंद्रक से कहां पर आता है? केंद्रक द्रव्य में आता है। तो डीएनए से बन गया केंद्रक के अंदर। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। लिखते चलो, इसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना निहित होती है। क्लियर है? निहित मतलब भरी होती है कि ऐसा ऐसा प्रोटीन बनाना है, इतना इतना प्रोटीन बना लेना है, अमीनो एसिड बना लेना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि एमआरएनए का प्रत्येक अणु केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य में पहुंचकर राइबोसोम से मिलता है है ना। क्या होता है? एमआरएनए का प्रत्येक अणु केंद्रक से बाहर निकलकर राइबोसोम से जाकर संलग्न होता है। एमआरएनए कहाँ पे जाएगा? ये सीधे पहुंचेगा राइबोसोम, जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती वहीं पर पहुंचेगा। फैक्ट्री में दिखा देगा कि भैया देखो ऐसा मैं लाया हूं, ऐसा ही प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम देखेगा, अच्छा ऐसा ही बनाना है, क्या बोलेगा? थोड़ा महंगा पड़ेगा। बोला ठीक है, जितना महंगा होगा डीएनए पैसा देगा, तू बना। राइबोसोम बोला ठीक है भाई, जो मेरे को पेमेंट मिल रहा है तो बनाने में क्या दिक्कत है। राइबोसोम तुरंत बनाने लगता है। क्लियर है? अब देखो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो एसिड को निश्चित क्रम में जोड़ने को निर्धारित कौन करता है? एमआरएनए। क्योंकि वैसा ही एमआरएनए कट के गया है यहाँ से, तो वैसा ही प्रोटीन संश्लेषण में जब अमीनो एसिड होंगे वैसे ही सीरियल बाय सीरियल जुड़ते जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन के लिए एक विशेष प्रकार का एमआरएनए पाया जाता है ना। प्रत्येक प्रकार की प्रोटीन के लिए एक विशेष प्रकार का एमआरएनए पाया जाता है। क्योंकि प्रोटीन हमें पता है अमीनो एसिड ढेर सारे प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड तो हमारे शरीर में पाए ही जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए ना अलग अमीनो एसिड आएगा, अलग वो आएगा, तो अलग अलग एमआरएनए होते हैं, है ना। एक एमआरएनए नहीं होता, अलग अलग एमआरएनए होते हैं। अगर पूछा जाए एमआरएनए कोशिका का कुल कितना भाग होता है, तो जो एमआरएनए होता है वो कुल आरएनए का केवल 3 से 5% भाग होता है ना। क्या होता है? एमआरएनए कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। ठीक है, ये था एमआरएनए के बारे में कुछ जानकारी। अब देखते हैं टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इसको स्थानांतरण आरएनए हिंदी में बोलते हैं।
इसको आप लोग अपने कॉपी में लिखना चाहें तो आसानी से इसको लिख सकते हैं, है ना। इसी टीआरएनए में जैसे ये आरएनए है, यहाँ पर ये कोड है एडनिन ग्वानिन यूरैसिल ग्वानिन यूरैसिल एडनिन ग्वानिन यूरैसिल, है ना, यूरैसिल ग्वानिन, ये कोड है ना, ठीक है। अब देखो टीआरएनए आपका देखो ऐसा बना होता है, 3 पत्ती ऐसे दिखती रहती है इसमें से, ये देखो ये 5 डैश हुआ, ये 3 डैश हुआ, यहाँ पर ग्वानिन होता है 5 डैश के पास और यहाँ पर कोई अमीनो एसिड होता है, यह इसको बोलते कोडॉन है। कौन? mRNA में कोडॉन है, लेकिन tRNA में यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एंटी कोडॉन है। जैसे यहाँ पर क्या है AGU है, तो ये tRNA तभी इसमें जुड़ेगा जब इसका एंटी होगा। एंटी मतलब A का होगा यूरैसिल, ग्वानिन का साइटोसिन, यू का A। बताइए, एडनिन यूरैसिल से जुड़ेगा, ग्वानिन साइटोसिन से। तो अगर ये एंटीकोडॉन, ये टीआरएनए UCA वाला है, तभी ये उड़ते उड़ते जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। तो हम मानते हैं कि यही वाला है टीआरएनए यहाँ पहुंचा। टीआरएनए जब यहाँ पहुंचा, ये बना 5 डैश 3 डैश, ये नीचे मिलाओ इसको, एडनिन है किससे जुड़ेगा, यूरैसिल से, ग्वानिन है साइटोसिन से, यू है यूरैसिल, ये जुड़ गया, ये एक प्रकार का अमीनो एसिड बना दिया प्रोटीन बनाने के लिए। ये होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। यहाँ पर क्या समझना होता है, यहाँ पर एंटीकोडॉन समझना होता है, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन होते हैं, और ऐसे ही टीआरएनए आते रहेंगे, ऐसे ही 3 कोडॉन के साथ जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाएंगे। स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 होते हैं। क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन, लिख लो इसमें, स्टॉप कोडॉन। एक होता है UAA, है ना। यदि लास्ट में यहां पर आपको UA और A, ठीक है, UAA मिल गया तो स्टॉप हो गया। अगर UAG मिल गया, अगर लास्ट में UAA था, यहां पर अगर UAG मिल गया तो भी ये कोडॉन स्टॉप हो जाएगा, इसके आगे प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना। ये देखो इतना बनता आया अमीनो एसिड, और यहाँ पर बना लेकिन नहीं हुआ, तो इतने पे स्टॉप। इतना अमीनो एसिड मिल करके आगे जा करके क्या बना लेगा, प्रोटीन बना लेगा। ये प्रोटीन बना लिया, ये ढेर सारे अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन था, ये स्टॉप कोडॉन था, यहाँ पे रुक गया। अगर आपके पास UGAA है, UGA, ये 3 जो कोडॉन है ये स्टॉप कोडॉन है। अगर यहाँ पर कोई टीआरएनए जाके पहुंचेगा तो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो टीआरएनए के बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो रेफरेंस बुक में कुछ लिखा हुआ है, इसका देखते हैं। टीआरएनए भी केंद्रक के अंदर डीएनए के अनुरूपीकरण द्वारा बनता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। लिख लो, प्रोटीन संश्लेषण के समय इसके अणु अमीनो अम्ल से जुड़कर उन्हें एमआरएनए तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है। प्रोटीन संश्लेषण के समय इसके अणु क्या करते हैं, एमआरएनए से जुड़कर उनको प्रोटीन संश्लेषण तक उसको पहुंचाते हैं। प्रत्येक टीआरएनए अणु पर एंटीकोडॉन होता है। टीआरएनए अणु पर क्या होता है, एंटीकोडॉन, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो एमआरएनए के एक कोडॉन को पहचान कर उससे जुड़ जाता है और अमीनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को पहुंचाता है। पहचान कर जुड़ता है और अमीनो अम्ल को पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को पहुंचाता है। टीआरएनए कोशिका के कुल आरएनए का 10 से 20% होता है। इसका अणुभार 25,000 से 3,000 तक होता है। इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला अपने पर मुड़ी होती है। ठीक है, कंफर्म है टीआरएनए। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा, टीआरएनए के बाद आता है आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, है ना। तो आरआरएनए में आप लोग क्या लिखेंगे, आरआरएनए में लिखो, देखो राइबोसोमल तो कहाँ पाया जाएगा, जाहिर सी बात है यह राइबोसोम के कणों में होता है। जो राइबोसोम के अंदर जो कण होते हैं उसमें होता है कौन सा, आरएनए, तो आरआरएनए। यह न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियर डीएनए के अनुरूपीकरण द्वारा ये बनता है। ठीक है, आरआरएनए तथा प्रोटीन मिलकर राइबोसोम के छोटे व बड़े यूनिट बनाते हैं। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन
मिल करके क्या करते हैं, राइबोसोम के छोटे व बड़े यूनिट 70 ऐसे 80 ऐसे होते हैं ना, उसके छोटे व बड़े यूनिट को बनाते हैं जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। राइबोसोमल आरएनए कोशिका का कुल आरएनए का 80% भाग होता है। ये था राइबोसोमल आरएनए। इसके बाद मैंने आपको बताया था हेरिडिटी आरएनए, अनुवांशिक आरएनए, उसके बारे में भी लिख लो कि पादपों, वायरसों तथा कुछ जंतु वायरसों में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। देखो, ये जो आरएनए होता है हेरिडिटी आरएनए, ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। और ये कुछ पादपों, जंतुओं, कुछ वायरसों में क्या होता है कि ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। जैसे हमारे अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट्स इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, लेकिन कुछ पादपों के अंदर, कुछ वायरसों के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आरएनए होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये था आपका हेरिडिटी, इसीलिए इसको हेरिडिटी आरएनए बोलते हैं क्योंकि आनुवांशिक होता है। ठीक है, कुछ जंतुओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए के रूप में भी पाया जाता है। तो आरएनए का टॉपिक आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।